Guys, welcome to UPSC Hindi. So, in yesterday class, there was some disruption, so I have to continue from here only. 2-3 मिनट का डिस्ट्रप्शन था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकल फॉल्ट थी कुछ, तो उसकी वजह से हम लोग चलिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। जैसा कि मैंने बताया है कि मैं यूपीएससी के क्वेश्चंस ही कवर करूँगा, सीधी सी बात। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी के और यूपीपीसीएस के, मैं उन्हीं टॉपिक्स को कवर करूँगा। और आप लोग, आपका फ़ायदा उसी में है कि आप जो लाइन बता रहा हूँ, जो लाइन मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ, आप वो लाइन हाईलाइट करते चलें और कीवर्ड्स के शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। शॉर्ट नोट्स मैंने बताया था, पिछले वीडियोस आप देखेंगे तो बताया था कैसे कीवर्ड्स 10 लाइन को आप 10 शब्द लिख करके, 10 लाइन को 10 शब्द में लिख करके आप अपने नोट्स को एक लाइन का बना सकते हैं। वो बहुत ईजी होता है। व्हेन यू विल बी रिवाइजिंग, you may save lot of time at the time of revision, right? चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से यूपीएससी इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछती है। डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट वाज in 1934 Constituent Assembly for India that the idea of Constituent Assembly for India was put forward for the first time by M.N. Roy. Constituent Assembly ये है, उसका पहली बार आइडिया लेके कौन आया Constituent Assembly का, वो थे M.N. Roy। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी और आगे भी पूछ सकता है। सबसे पहले आइडिया कौन लेके आया Constituent Assembly का? M.N. Roy। कब? 1934। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गई यहाँ पे दो चीज़ें। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया कौन लेकर के आया? तो पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ M.N. रॉय, और दूसरा ये डेट इन 1934। ये दोनों है ना, हाईलाइट करते चलिए। आप सिर्फ यही हाईलाइट चीज़ें ही आपको पढ़नी है बार बार, और एग्जाम में इसका बार बार रिवीजन करके, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, थोड़ा हम पे भरोसा कीजिए ना। बाकी चीज़ें आप बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, एकदम से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको रीड करने की भी ज़रूरत नहीं। बहुत सारी चीज़ जो थोड़ी बहुत होंगी चीज़ें रीड करने लायक, वो मैं बता दूंगा। चलिए, द डिमांड वॉज फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन व्हाट इज नोन एज ऑगस्ट ऑफर इन 1940। ये जो डिमांड था वो कब एक्सेप्ट किया गया? अगस्त ऑफर 1940 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त ऑफर और 1940, ये डेट और ये अगस्त ऑफर। ये डेट यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट्स खास करके यूपीपीसीएस, सारे बाकी जो स्टेट्स पीसीएस हैं, उन पीसीएस एग्जाम के लिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे। Composition of Constituent Assembly. Constituent Assembly was constituted in November 1946. यहाँ पे आप बात करेंगे तो यहाँ डेट लिख सकते हैं, 9 नवंबर 1946 है ना। 9 नवंबर 1946 ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया। कभी कभी लिखता है फर्स्ट सिटिंग, कि पहली बैठक कब हुई, तो वो भी 9 नवंबर 1946 है ना। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके यूपीपीसीएस के लिए। तीसरा, कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है? कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है तीसरा? देखिए, इस टॉपिक से बार बार मैं बोल रहा हूँ कि बाकी टॉपिक आप चाहें तो एक बार रीड करके आप आगे बढ़ें, लेकिन जहाँ जहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ उन लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, आप कीजिएगा जरूर। बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ आपको। आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, सॉल्व पेपर लगाएंगे, तो आपको पता चलेगा जो लाइन में पढ़ाया हूँ क्वेश्चन वहीं से आए हैं और वहीं से आ रहे हैं। वही फेवरेट टॉपिक है इंपॉर्टेंट के, सॉरी यूपीएससी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फेवरेट टॉपिक हैं। बाकी आप एक बार रीड करके आप आगे बढ़ सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, है ना।
तो पढ़ने पढ़ाने कोई बहुत मतलब नहीं, मैं जो जो लाइन पढ़ाता जा रहा हूँ, आप अपनी कनेक्टिविटी के लिए बाकी लाइन फटाफट आप पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज टू बी पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है यूपीएससी, आपको सीधे दे सकता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज अ फुली नॉमिनेटेड बॉडी, या फुली इलेक्टेड बॉडी, या फुली इलेक्टेड बॉडी आगे लिख करके यहाँ पे कुछ सेंटेंस डाल देगा, ऐसा लगेगा कि ये सही है, जबकि वहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड, ठीक है ना, ये दो वर्ड आपको याद रखना है। और ये जो आपका टाइम सेव कर रहा हूँ ना, ये जो सारा छुड़वा करके, ये 296 सीट, 208 सीट, 93 सीट, 15 सीट, 73 सीट, 1946, ये जितना ये सब डिजिट छुड़वा रहा हूँ ना, ये सब टाइम आपका जाके यूटिलाइज होगी, कहीं ना कहीं यूटिलाइज करूंगा। कभी कभी ऐसा भी पॉइंट आएगा जहाँ पे हो सकता है एक ही पैरा में आधा घंटा लग जाए पढ़ाने में, तो वो इम्पोर्टेंस के हिसाब से चलेंगी वो चीजें, है ना। चलिए, देखिए यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, द असेंबली इंक्लूडेड ऑल इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एट द टाइम विद द एक्सेप्शन ऑफ महात्मा गांधी, यानी सभी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी, किसको छोड़ करके, महात्मा गांधी को। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे क्रिएट कर सकता है वो, सॉरी, यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आपसे गलती कैसे करा सकता है यूपीएससी कि द इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर, ऐसे नाम देगा, फला 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 फला, ऐसे 3-4 नाम देगा और आगे गांधी जी का भी नाम दे देगा, और आपको लगेगा ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो गांधी जी होंगे ही, और वहीं पे आपसे गलत करा देगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि गांधी जी नहीं थे, गांधी जी नहीं थे, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, देखिए एक चीज बताऊं आपको कि अभी मैं बार बार, आप कहेंगे कि बार बार मोटिवेट कर रहे हैं, बार बार एक ही बात ये बता रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पर बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं समझते एक बार में बात को, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इन्हीं जो टॉपर्स हैं, जो प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, वो क्यों बार बार निकाल रहे हैं, क्योंकि वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को हाईलाइट करके रखे हुए हैं, और 10 दिन के अंदर वो बुक रिवाइज कर लेते हैं। बस यही सक्सेस की यही है, दिस इज द की टू सक्सेस, कि हाउ मेनी टाइम्स यू कुड रिवाइज योर बुक। तो जब सारे लाइन पीला कर दोगे, सारे लाइन हाईलाइट कर दोगे, तो फिर रिवीजन 800 पन्ने का बहुत मुश्किल है। तो वो चीज़ पढ़ना ही क्यों है जहाँ से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, वही पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। चलिए, तो अब आगे क्या पढ़ना है, यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, या पीसीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट फर्स्ट मीटिंग ऑन December 9, 1946, ये भी आपको बताया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा elected as the temporary president of the assembly, as the temporary president of the assembly। यहाँ से क्वेश्चन यूपीपीसीएस में कैसे पूछता है, टेम्पोररी शब्द को हटा देता है, यहाँ पे फर्स्ट लगा देगा, यहाँ पे कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, तब भी सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, और टेम्पोररी प्रेसिडेंट पूछेगा तब भी सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। तो ये टेम्पोररी वाला ये वर्ड जो है थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, यहीं पे ये चेंज करेगा इस वर्ड को, यहाँ पे परमानेंट लगा देगा या सेकेंड लगा देगा, और तुरंत ये आंसर चेंज हो जाएगा, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, लेटर पहले ये बने, लेटर बाद में कौन बना, राजेंद्र प्रसाद बने, है ना। या फिर टेम्पोररी की जगह अगर परमानेंट यूज करेगा तब भी आप राजेंद्र प्रसाद को आंसर मारेंगे, है ना। यहाँ पे ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसे नोट में हल्का हल्का पेंसिल से वहां पे लिख लिया पीछे जो मैं बता रहा हूँ, है ना। चलिए आगे, H.C. मुखर्जी एंड V.T. Krishnamachari were elected as the vice president of the assembly. अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, देखिए यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। December 13, 1946, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोल रहे होंगे कि सर बार बार डेट को बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, बिल्कुल है इंपॉर्टेंट। जब आप सॉल्व पेपर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है,
आप सॉल्व पेपर पे जाएंगे जब चैप्टर वाइज इस चैप्टर को देखेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। आप सारे डेट्स की 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक के डेट के 7-8 डेट हैं, ऐसे क्रम से उनको बना लीजिए और उनको रटते रहिए, उनका रिवीजन करते रहिए, वो याद हो जाएंगे। क्योंकि कब यहाँ से एक क्वेश्चन डाल दे एग्जाम में कोई भरोसा नहीं है ना। चलिए, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है एक तो कि दिसंबर 13 1946, 13 दिसंबर 1946, और कौन ले आया, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। हु ब्रॉट, द पर्सन वाज जवाहरलाल नेहरू, हु ब्रॉट द historic objective resolution. So the date and the name both are very important, right? अगला चलिए, ये important है। This resolution was unanimously adopted by the Assembly on January 22, 1947. This resolution was unanimously adopted by the Assembly on January 22, 1947. बस आप ये याद रखिए, resolution adopted on January 22, 1947. This date is very important, है ना। Now, this one, functions performed, है ना, by Constituent Assembly। तो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप, कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप, ये याद रखिएगा, मई 1949। क्योंकि इसमें कैसे क्वेश्चन बनाता है एग्जाम में, यूपीपीसीएसआई यूपीएससी में ऐसे दे देगा क्रोनोलॉजी लगाने के लिए 4 ऑप्शन में कि पहले ये 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 3 2 ऐसे करके, और इनको दे देगा लाइन से। और आपको लगाना होगा क्रम कि पहले कॉमनवेल्थ में जो है मेंबरशिप ली गई थी, या नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था, या फिर नेशनल एंथम पहले अडॉप्ट किया गया था, या फिर नेशनल सॉन्ग पहले अडॉप्ट किया गया था। तो ये तीनों एक ही दिन किए गए थे, है ना। और जो ऊपर के डेट हैं, जो ऊपर डेट 9 दिसंबर था, है ना, 9 दिसंबर 1946, उसके बाद जो बाकी डेट हैं 22 जैन, 22 जुलाई, ये सारे डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 जैन को क्या हुआ था, आप ऊपर जाके देखिए फिर से एक बार, है ना। तो ये सारे डेट आप इनको एक क्रोनोलॉजी में लगा करके आप इन्हें रट डालें, क्योंकि कभी भी यहाँ से एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस डाल देता है। Now, these 2 dates are very important. यहाँ पे डेट ही डेट है, ये थोड़ा सा है यहाँ पे, इस वाले टॉपिक में आता है थोड़ा डेट। इस वाले टॉपिक से डेट ही पूछता है एक्चुअली, इस वाले टॉपिक से डेट ही इंपॉर्टेंट होता है, डेट ही पूछता है एक्चुअली, डेट पूछता ही यहीं से है, ऐसे आप समझ लीजिए। तो क्या है, ऑन जनवरी 24, 1950 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन। तो फाइनल सेशन कब हुआ, फाइनल सेशन यहाँ पे 26 जनवरी 1950 दे के आपको कंफ्यूज कर सकता है ना, लेकिन आपको 24 जनवरी ही मानना है ना, कि फाइनल सेशन कब हुआ था, 24 जनवरी को ही। हालांकि कुछ चीज़ें 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर दिया गया था, है ना, ये सारी चीज़ें लागू कर दी गई थी, ये याद रखिएगा, ऊपर भी बता चुका हूँ, तो दोबारा समय देने का कोई बहुत फायदा नहीं। चलिए अब जिनको लग रहा था सर सब छुड़वा रहे हैं, अब वो कहेंगे कि जो है सब सर तो सब पढ़ा रहे हैं, सब बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सब पढ़ा रहे हैं। तो यही खूबसूरती है, when you will be watching, when you will be focusing on your solve paper, test series, syllabus, तो ये ब्यूटी है, ये आपको आ जाएगी,
है ना। यही ब्यूटी है एक्सपीरियंस की, और इसी ब्यूटी से ही एग्जाम निकलता है कि किस टॉपिक पे फोकस करना है ज़्यादा। क्योंकि जो अनुभवी नहीं है वो उधर भी 1 घंटे दे के पढ़ेंगे और इधर भी 1 घंटे दे के पढ़ेंगे, तो उनको लगेगा ये तो छोटा सा, ये 5 ही मिनट में ख़त्म करके चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, उधर जो टाइम छुड़वा के सारी चीज़ें मैंने सेव की हैं वो टाइम इस पे देना, इसको रटने पे ही, इस टॉपिक पे आपको मेहनत करना है ना। तो वो टाइम का यूटिलाइजेशन करना है आपको, है ना। फिर देखिए मेजर कमिटीज, कौन कौन सी थी मेजर कमिटीज। यहाँ से क्वेश्चंस कई बार, दसनों बार पूछे जा चुके हैं, और ये आपको रटना ही रटना है, इसका कोई उपाय नहीं है। मैं थोड़ी सी ट्रिक बता दूंगा, थोड़ी सी चीज़ें जिसकी वजह से बस आसान हो जाएंगी आपकी। ये रटना ही रटना है, कोई इलाज नहीं है इसका कि आप पढ़ के निकल जाएं। और आप नहीं रटेंगे तो मत रटिए, अगर आप नहीं रटना चाहते हैं तो मत रटिए, कोई और रट करके एग्जाम निकाल ले जाएगा और आपके पास रह जाएगा सिर्फ तो माथा पीटने के लिए समय, है ना। अपने एग्जाम सेंटर के बाहर निकल करके एक चाय ले लीजिएगा और बस माथा पीटते रहिएगा कि एग्ज़ाम तो बहुत फैक्चुअल हो गया है, बहुत डेट पूछ रहा है, बहुत नाम पूछ रहा है, लेकिन फाइनली बस ये होगा कि पीटी के दिन रिजल्ट में आपका नाम नहीं होगा, बाकी आप सब सही होंगे। कि फैक्चुअल पूछ रहा है, आपका कोसना भी गलत नहीं होगा, आप कोसिए उसको बस, लेकिन ये होगा कि एग्जाम में नाम नहीं आएगा, बाकी सब चीज़ें सही होंगी। चलिए, तो इसलिए अगर नाम लाना चाहते हैं तो फिर इसको रट डालिएगा, क्योंकि मैंने बताया था पॉलिटी के एक एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब है ना। वो कहता है ताबूत में कील ठोकना, तो एक एक प्रश्न गलत करने का मतलब है कि आपकी ताबूत में कील ठोकी जा रही है ना। इसकी आप कहीं भरपाई कर ही नहीं पाएंगे। यहां से क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि इसकी भरपाई आप कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर सकते आप इसकी भरपाई, है ना। जैसे आप क्रिकेट देखे होंगे तो जो शुरू के 15 ओवर होते थे उसमें अगर अच्छे से रन बन जाते थे, अगर शुरू के 15 ओवर में 100, 115, 120 रन, तो एक मोमेंटम मिल जाता था। नहीं तो अगर कहीं 20-25 रन वहीं पे रोक दिए, 20-25 रन पे ही, और 1-2 विकेट ले लिया, तो उसकी भरपाई एंड तक कहीं हो नहीं पाती थी, है ना। तो ये उसी तरह का ये उसी तरह का आपके लिए स्लॉग ओवर है ये, एक तरह से, कि अगर यहाँ पे एक एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब है कि उसकी भरपाई आप कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि आगे क्वेश्चंस इतने नए तरीके से बनाएंगे, इतने इनोवेटिव होंगे, ऐसी जगह से पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन खोज के लाता है। एक तो यूपीपीसीएस, आप परेशान हो जाएंगे, ढूंढते रहेंगे, आपको लगेगा कि कहाँ से पढ़ा जा रहा है, जबकि सिलेक्शन की चाबी, कुंजी, द की टू सक्सेस यहीं पे है, यहीं से क्वेश्चन आपको सही निकालने हैं, है ना। क्योंकि ये बदलने वाले हैं नहीं बहुत ज्यादा, एक बार याद कर लिया काम खत्म। तो यूनियन पावर कमेटी, बस 1-2 क्लास में और बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट ही है, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं और वहीं से बनेंगे, है ना। फिर 1-2 क्लास बाद में बताऊंगा ही नहीं, बस अभी दिमाग में आपके थोड़ा सा सेट करना चाहता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, फिर नहीं बताऊंगा। चलिए, पहला यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू। तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से ये वाला वर्ड निकाल लें पावर, दूसरे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वाला वर्ड निकाल लें, पावर और कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों वर्ड एक साथ लिखें और आगे लिख दें JL नेहरू, है ना। तो पावर, कॉन्स्टिट्यूशन और आगे ऐसे करके JL नेहरू, तो थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। पावर, कॉन्स्टिट्यूशन, JL नेहरू, ऐसे करके बार बार पढ़ेंगे तो वो याद है। ये यूनियन पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है, यही दो से कनेक्ट हो जाती हैं चीज़ें। कमेटी बार बार याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना। चलिए, ये प्रोविंशियल ये आप पकड़ लीजिए, ये वर्ड पकड़ लीजिए और सरदार जी को पकड़ लीजिए, है ना। प्रोविंशियल पकड़ लीजिए और सरदार जी को पकड़ लीजिए, ठीक। ड्राफ्टिंग पकड़ लीजिए यहाँ से एक वर्ड, और अंबेडकर जी को पकड़ लीजिए, ड्राफ्टिंग अंबेडकर, BR अम्बेडकर की जगह ड्राफ्टिंग अंबेडकर, ऐसे करके रटिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर की जगह ड्राफ्टिंग अंबेडकर, डॉक्टर ड्राफ्टिंग अंबेडकर, है ना। कुछ भी करके क्वेश्चन सही करना है, बस क्वेश्चन निकाल लेना है, बस बाकी जाए जहां मन करे वहां, है ना। चलिए, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ये सब के जैसे एक फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज, ये थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा 1-2 बार पढ़िए, बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज करता है। सरदार पटेल है ना यहाँ से। लेकिन ये फंडामेंटल
फंडामेंटल राइट वाला और ये वाला फंडामेंटल राइट, ये दोनों याद रखिएगा। फंडामेंटल राइट की सब कमेटी JB कृपलानी, फंडामेंटल राइट कमेटी के सरदार पटेल, लेकिन फंडामेंटल राइट की सब कमेटी, ये दो देखिए, ये यहाँ पे कंफ्यूजन होता है ना, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बना देता है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन बना देता है। तो ये दोनों को याद रखना है ना कि सब कमेटी आएगा तो JB कृपलानी मार है। चलिए आगे ये दोनों थोड़ा देख लीजिएगा। आगे ये इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे ऊपर जो याद किया था दोनों आपने, यूनियन और कॉन्स्टिट्यूशन, उसके साथ स्टेट भी लगा लीजिए, स्टेट कमेटी है ना, स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू, मतलब तीनों में से एक एक वर्ड निकाल करके आगे लिख लीजिए JL नेहरू। यहाँ रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी, तो यहाँ से रूल्स निकाल लीजिए क्योंकि बाकी में रूल नहीं होगा, तो आप इसको पकड़ लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। रूल और स्टीयरिंग, स्टीयरिंग होती है ना गाड़ी की, हाँ, तो स्टीयरिंग पे रूल कौन कर रहा है? ड्राइवर, है ना। और ड्राइवर इनको क्यों बोला? जो ड्राइव करे, तो ड्राइव कौन कर रहा है? जो प्रेसिडेंट है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्टीयरिंग ड्राइवर, है ना, स्टीयरिंग पे रूल कौन कर रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं, आप अपना भी तरीका लगा सकते हैं, मेरा तो यही है और मैं याद भी करता हूँ, क्वेश्चन भी सही होते हैं मेरे। चलिए ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना, कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी? ड्राफ्टिंग अंबेडकर, है ना, ड्राफ्टिंग अंबेडकर, BR अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो यहाँ पे ये डेट, वंस अगेन दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 29 अगस्त 1947 को, है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी वाज सेट अप ऑन 29 अगस्त 1947, है ना। तो एक ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस डेट से भी, डेट तो इंपॉर्टेंट है बट उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है कि इनमें से कौन नहीं था। इनमें से 3 नाम देगा कोई और एक नाम और दे देगा इनसे मिलता जुलता, और पूछ देगा कि इनमें से कौन नहीं है, और आप परेशान हो जाएंगे। तो ये रटना ही रटना है इसको। हाँ, मैं थोड़ा सा ट्रिक आपको बता देता हूँ, अगर वो आपको पसंद आएगा तो उसको आजमा के देखिएगा, वरना आप अपना भी ट्रिक लगा सकते हैं। जबरदस्ती नहीं है कि नहीं मेरे वाली ट्रिक से ही याद करना है। मैंने कैसे किया था चीज़ों को, मैंने कैसे इसको याद किया, देखिए BR अम्बेडकर, ये तो याद ही कर लिया कि चेयरमैन है, तो ड्राफ्टिंग अम्बेडकर। ये है DR से ड्राफ्टिंग, DR से ड्राफ्टिंग अम्बेडकर। यहाँ देखिए ये सब कृष्ण जी के नाम है, देखिए गोपाल कृष्ण, है ना। फिर आगे ये देखिए माधव, कृष्ण जी को माधव भी कहा जाता था, कृष्णामाचारी, है ना। देखिए ये 4 नाम तो याद हो जाएंगे कि एक गोपाल नाम है, एक कृष्णामाचारी और माधव, ये कृष्ण जी के सभी नाम है। देखिए तो गोपाल, माधव, कृष्ण, है ना। तो ये 3-4 तो ये याद हो गए। अब इनके अलावा ये मैं डिलीट करता हूँ, आप देख लीजिएगा। आगे बच्चे कौन कौन? अब ये तो हो गए गोपाल जी, कृष्ण जी हो गए, मुंशी KM मुंशी, है ना, मोहम्मद सदाउल्ला और माधव जी हुई है। इनको हटा कर क्या थे? मित्र जी और DP खेतान। तो ये याद रख लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए, मुंशी मित्र। देखिए म तो इनको एक साथ मैंने कर लिया था कि मुंशी मित्र सदाउल्ला खेतान, इनको एक ही लाइन में ऐसे लिख लीजिए, है ना। मुंशी, सॉरी, इनको एक ही लाइन में इन चारों वर्ड्स को ऐसे लिख लीजिए। वो बाकी तो कृष्ण जी वाले नाम आपको याद ही रहेंगे। इनको मुंशी मित्र, है ना, सदाउल्ला और खेतान, MMS की, मुंशी मित्र सदाउल्ला और खेतान। ऐसे करके आप इनको याद कर लिए। बाकी 4 नाम देखा, चीज़ें आसान है, आप करने की कोशिश तो कीजिए एक बार। आप कहते कौन रटेगा। और ये अगर लगता है आपको कि
ऐसे कौन रटता, भाई मैं तो पूरा रट लूंगा, तो पूरा रट लीजिए भाई, आपके पास दिमाग हो, मेरा तो इससे काम चल जाता है। मैंने इसीलिए कहा कि अगर मेरा वाला तरीका आजमाना है तो ठीक, वरना आप अपना तरीका आजमा सकते हैं, पढ़ने में भी अपना तरीका आजमा सकते हैं। इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब इनैक्ट किया गया, उस दिन पहली क्लास में पढ़ाया था ना, नवंबर 26, 1949 इनैक्टेड, है ना। ये वर्ड याद आ रहा है यहाँ पे क्या लिखा, मैंने बताया था ना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ एडॉप्टेड है, तो यहाँ 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। अगर आप ये यहाँ से देख रहे हैं तो बहुत कंफ्यूजन होगा, पहली क्लास से देखिए बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि आगे आपके आगे क्या, आगे समस्या क्या आएगी और किस टॉपिक से आगे चीज़ों को घुमाया जाएगा, ये कौन सा टॉपिक कॉन्सेप्ट क्रिएट करेगा और कौन सा टॉपिक को छोड़ दूँ तो आपका काम निकल जाएगा, उस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ। तो अगर अचानक से आप देखेंगे तो मैं बहुत चीज़ भगा ले जाऊँगा, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा आगे, क्योंकि ये चीज़ें मैंने पीछे पढ़ाई हुई हैं। तो ऐसे आप अगर देखेंगे तो कहेंगे कि ये क्यों इस वर्ड को बता रहे हो, ये अडॉप्टेड, इसमें क्या है ऐसा, तो जब पीछे की वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। नवंबर 26, 1949, है ना। इस दिन 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स अडॉप्ट किए गए थे, ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल, यहाँ से क्वेश्चन बोलता है, ऐसे 9 शेड्यूल दे देगा, 10 शेड्यूल दे देगा, 12 शेड्यूल दे देगा। चलिए देखिए, ये चैप्टर खत्म होने के कगार पे है। यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे पूछे जाने की संभावना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सॉल्व पेपर जरूर सॉल्व कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा मैं आपको गलत रास्ते पे ले जा रहा हूँ या सही रास्ते पे ले जा रहा हूँ। मुझे मापिएगा जरूर, एक पैरामीटर पे मुझे रखिएगा जरूर। ऐसे झूठ में मेरे कहने की वजह से कि नहीं मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, मैं सही पढ़ाऊंगा, मैं सही पढ़ा रहा हूँ, मैं ही जो पढ़ा रहा हूँ वही क्वेश्चन सही है, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, मुझ पर भरोसा मत कीजिएगा। मैं चीट कर सकता हूँ, क्योंकि एग्जाम मैं भी देता हूँ, है ना, मैं आपको चीट कर सकता हूँ, है ना। तो मेरी बात पे ऐसे भरोसा मत कर लीजिएगा, लेकिन एक बात पे भरोसा जरूर कीजिएगा कि बोल रहा हूँ बार बार जाके कि आप पेपर देखिएगा, पेपर ज़रूर देखिएगा, तभी आपको मेरी इंपॉर्टेंस पता चलेगी और मैंने कितनी मेहनत की है ये निकालने के लिए, ये चीज़ें, बाकी चीज़ों को छोड़ने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, मैं कैसे निकाल पा रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तभी आपको पता चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और तब चीज़ें आपको ज़्यादा समझ आएंगी, ज़्यादा अच्छी लगेंगी, है ना। चलिए देखिए, एलिफेंट वॉज एडॉप्टेड एज द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये रटना है आपको, ये याद रखना है। BN राव, ये नाम याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीगल एडवाइज़र थे। HVR आयंगर, ये दूसरा नाम, ये याद रखना है आपको बहुत अच्छे से, ये सेक्रेटरी थे। ये ऐसे क्या कर सकता है कि ऐसे करके, है ना, और एडवाइज़र्स आपको इसमें ऐसे करके UPSC कई बार क्या करता है, पलट देता है ऑप्शन को कि BN राव वॉज सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और HVR आयंगर वॉज लीगल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। UPSC अक्सर क्या करता है, बार बार अधिकतम बार यही करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही करता है कि इसको पलट देगा क्वेश्चंस को, है ना। तो इसको गौर कीजिएगा कि आयंगर जो थे वो सेक्रेटरी थे और BN राव एडवाइजर थे, है ना, BAAB, है ना, ठीक है ना। इनको थोड़ा सा ऐसे करके कनेक्ट रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। तीसरी चीज़ें ये देखिए, ये आप देख लीजिएगा एक बार, बहुत फैक्ट लोडेड है, इसलिए मैं नहीं बहुत ज़्यादा जाऊँगा, लेकिन जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, संभावना ज़्यादा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे लिए बहुत आसान था, ऐसे ऐसे लाइन खींच के बता देना। चलिए, द कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाई वसंत कृष्णन वैद्य and elegantly decorated and illuminated by नंदलाल बोस। कैलीग्राफी हिंदी वर्जन की किसके द्वारा की गई थी, ये जो कैलीग्राफी थी वसंत कृष्णन वैद्य, ये बस कृष्ण याद, सॉरी कृष्ण, वसंत कृष्ण है, तो ये वैद्य जी को याद रख लीजिए, क्योंकि ये वैद्य याद रखना आसान है। बार बार अपने यहाँ बहुत लोग वैद्य लोगों पे भरोसा करते हैं लोग, है ना। कैलीग्राफी वैद्य, कैलीग्राफी वैद्य, और डेकोरेटेड एंड इल्यूमिनेटेड बाई नंदलाल, है ना। ये जो नंदलाल जी थे यही डेकोरेट किए थे उसको, अरे मतलब पेंटिंग वेंटिंग करके थोड़ा सजा वजा दिया, है ना। चलिए,
और यूट्यूब पे कमेंट करके अपने रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकूं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकूं, मुझे भी पता चले कि आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। तो यूट्यूब पे कमेंट करके एक बार बताइएगा, है ना आप लोग, क्योंकि फेस टू फेस तो मैंने बहुत पढ़ाया हुआ है, तो फेस एक्सप्रेशन देख के पता चल जाता था कि बच्चों की क्या समस्याएं हैं, व्हाट द स्टूडेंट्स आर फीलिंग while sitting in front of me. So I could recognize there, but here it's very tough for me to recognize you all. So please comment on the YouTube when you will be watching this video, so that I could take some more initiative, right? चलिए देखिए यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग चैप्टर 3 पे पहुंच चुके हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बस यहाँ इतनी ही चीज़ें काम की हैं, बाकी आप ये सब याद रखना चाहते हैं तो आप याद रखिए, मेरे लिए तो बहुत भारी काम है याद रखना। चलिए, क्वेश्चन यहीं से आता है, यहीं से पूछा जाता है, मैं इन्हीं याद रखता हूँ बस। साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए इसमें ये साइलेंट, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये पॉइंट पॉइंट करके दिया ना, ये पहला है, फिर ये दूसरा है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, 13-14 दिए हुए हैं। आप उनको चाहिएगा तो इनको ऐसे लिख करके, सिर्फ हेडिंग लिख करके आप इनको एक जगह पे उनको रट डालिएगा। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी पूछ सकता है कि डिस्कस द फीचर, या फिर कहीं कहीं आपके काम आ सकता है, बट पीटी में बहुत काम का नहीं है। पीटी में इसके अंदर के जो फैक्ट्स हैं वो काम के हैं। देखिए क्या काम का है, 4 factors have contributed to the elephant size। आपको पता है, ये बार बार बोला जाता है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इतना बड़ा क्यों हो गया, हाथीनुमा स्वरूप क्यों हो गया, एलिफेंट साइज इतना बड़ा कैसे हो गया। तो जो फैक्टर्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है यूपीपीसीएस या यूपीएससी, दोनों एग्जाम्स उठाते हैं यहाँ से क्वेश्चन कि क्यों एलिफेंट साइज का हो गया, इतना बड़ा कैसे हो गया ये। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं, ये चारों फैक्टर्स को, इसमें से कीवर्ड्स मैंने आपके लिए निकाली हुई है ना। तो ड्यू टू जियोग्राफिकल फैक्टर, वास्टनेस ऑफ द कंट्री, ये दे देता है कि सिर्फ पहला दूसरा रिस्पॉन्सिबल है, या पहला दूसरा तीसरा, या पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे करके देता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पहला वास्टनेस, बहुत कंट्री हमारी जो है बहुत वास्ट है, तो ये याद रखिएगा। ये वर्ड अगर याद रखेंगे वास्टनेस या ये वास्ट, तो आपका काम हो जाएगा। एक वास्ट रख लीजिए यहाँ से। दूसरा हिस्टोरिकल फैक्टर, जो 1935 का जो एक्ट था, वो ये आधार ही इसका कहीं ना कहीं वही था, है ना। 1935 का जो एक्ट था, तो उसको भी शामिल किया गया, इसलिए और बड़ा हो गया। तो वास्टनेस, जियोग्राफिकल वास्टनेस, 1935 का एक्ट, दूसरा वर्ड ये। तीसरा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एंड स्टेट, सेंटर स्टेट दोनों के लिए एक ही जगह कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो इसलिए भी किताब थोड़ी मोटी हो गई। और दूसरा डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये क्या है, मतलब विधिवेत्ता इतने ज़्यादा बैठे हुए थे कि हर बात में कानून वाली बात करते थे, इस वजह से चीज़ें बड़ी हो जाती थी, है ना। तो ये लीगल ल्यूमिनरीज, ये 2 वर्ड, तो ये वास्टनेस 1935, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल ल्यूमिनरी, ये 4 वर्ड निकाल करके एक लाइन में लिख लीजिए, बार बार रिवीजन करते रहेगा, आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सॉरी, चलिए अगली क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है आज के लिए, इसको आप हाईलाइट कीजिए, नोट्स बनाइए, जैसे मन करे वैसे याद कीजिए, बट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आर्टिकल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वन में यूनियन एंड
स्टेट्स टेरिटरीज, 2 में सिटीजनशिप, 3 में फंडामेंटल राइट, 4 में DPSP, 4A में फंडामेंटल ड्यूटी, 5 में यूनियन गवर्नमेंट। ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा आप यहाँ पे ढिलवाई कर सकते हैं, है ना। बाकी आप उसके बाद ये याद रखिए कि पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट, ये जहाँ जहाँ टिक लगा रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अंदर वाला आप थोड़ी ढिलवाई कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस कम आते हैं और आते भी हैं, तो देखते हैं उन्हें बाद में चैप्टर में जब अंदर जाएंगे तब देखेंगे इनको कैसे कवर अप करना है। बट अभी मोटा मोटा ये जो है कि पार्ट फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, फिफ्थ में क्या है, और ऐसे करके आर्टिकल 22 तक ना, ये जो मेन ये आपको याद करना है। चलिए ये सब छोड़ दीजिएगा, ये है ना। पार्ट 9 में पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, 11B में ये दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, ये तीनों बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 10 में SC/ST, 11 में रिलेशन, ऐसे याद कर लिएगा, 1 और 1 में, इन दोनों में 1 है ये और ये भी 1 है, दोनों में रिलेशन है 1 का, तो यहाँ पे रिलेशन है ना। 12 में फाइनेंस प्रॉपर्टी, 13 में ट्रेड कॉमर्स, ये आपको रटना ही पड़ेगा, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये वर्ड याद कर लीजिए, कीवर्ड निकाल के इसमें से इनके नोट्स बना लिए, हाईलाइट कर लीजिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस कभी भी आ सकते हैं यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए अगला, ये यहाँ तक है 22 तक, ये सब इम्पोर्टेंट, ये अंदर वाले छोड़ दीजिएगा, ये जो अंदर के चैप्टर्स हैं इनको आप छोड़ दीजिएगा, ये ऊपर वाले तो सारे याद कर लीजिएगा, ये जो मेन जो हेडिंग्स करके लिखे हुए हैं, 18 में इमरजेंसी, 2022 है ना। इसमें भी कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बता देता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 to 10 तो पूरे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 11 इंपॉर्टेंट है। इधर जो है ये इलेक्शन वाला पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल लैंग्वेज, इमरजेंसी, और ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे, ये हो गया। अब शेड्यूल, ये आपको रटना ही रटना है, ये जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं इनमें रटना ही पड़ता है और सभी रटते हैं, है ना। जो भी एग्जाम निकालता है वो सभी, आप उनसे जाके पूछेगा कि भैया बताइएगा, जो भी PT क्वालिफाई किए हैं, आपको लगता है कि अगर वो नहीं रटते हैं तो एक बार पूछिएगा कि बताइएगा भाग 9 में क्या है, अच्छा पार्ट 13 में क्या है, पार्ट 18 में क्या है। मैं फेस इधर कर लेता हूँ, ये इधर है, आप खैर अभी फेस टू फेस नहीं आप क्लास में, वरना आप मुझसे पूछते तो मैं तुरंत बताता, और सबको ये याद होते, एकदम रटना ही पड़ेगा आपको, इसका कोई चारा ही नहीं। वो और शेड्यूल दोनों। चलिए, लेकिन शेड्यूल में काम बढ़ जाता है आपका, वहाँ पे अंदर वाली चीज़ें मैंने बोली थी कि छोड़ दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शेड्यूल, ये जो शेड्यूल है ना, ये है ना, ये जितने शेड्यूल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 ये है ना। चलिए देखिए, फर्स्ट शेड्यूल क्या है, नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर ज्यूरिसडिक्शन, और दूसरा नेम ऑफ द यूटीज एंड देयर एक्सटेंट, पहला। दूसरा, प्रोविजन रिलेटिंग टू एमोलमेंट्स, प्रोविजन रिलेटिंग टू द एमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, ये तीनों, अलाउंस एंड प्रिविलेज किसमें है, सेकेंड शेड्यूल में है। सैलरी वैलरी ऐसे करके याद कर लीजिए। अब किसकी है सेकेंड शेड्यूल में, किसकी सैलरी है, किसके सॉरी, ये एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस की बात कर रहा हूँ, नॉट सैलरी, है ना। तो किसकी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो देखिए इसको कैसे आप याद कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं आप इसको, बताता हूँ इसका भी ट्रिक। सेकेंड वाले में ट्रिक क्या है, थोड़ा सा छोटा करके बताता हूँ कैसे आपके लिए शॉर्ट नोट आप बना सकते हैं। ये देखिए, ये
इनको याद रखिए। जो शुरू के जो टॉप पोस्ट हैं, पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडिया, इनको एक बार में लिख लीजिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट, वेरी सॉरी। तीसरा कैग, ये तीन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट एंड कैग, ये तीनों को एक साथ लिख लीजिए कि सेकेंड शेड्यूल में ये हैं, है ना। इनके अलावा देखिए ऐसे लिखिए कि स्पीकर, नोट्स कैसे ऐसे बना लीजिए, तुरंत नोट बनाइए मेरे साथ में। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। अब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन आप कंसीडर कर लीजिएगा कि स्पीकर को जब राज्यसभा वाले में आएगा तो वो चेयरमैन हो जाएगा, ऐसा कंसीडर कर लीजिएगा। और सिर्फ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ठीक है ना, इनको कंसीडर कर लीजिएगा आप थोड़ा, कि स्पीकर के चेयरमैन को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऐसे एक लाइन में लिख लीजिए। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऐसे एक ही लाइन में ऐसे लिख लीजिए। ये हो गए पूरे प्रेसिडेंट और गवर्नर के अलावा, प्रेसिडेंट गवर्नर कैग के अलावा ये हो गया। और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, थर्ड पार्ट में ये याद कर ले कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक हो गया। चलिए अब थर्ड शेड्यूल में क्या है, ओएथ यानी शपथ और प्रतिज्ञान, ओएथ एंड एफर्मेशन। तो ये किसका किसका है, ये भी आपको याद करना ही पड़ेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यूनियन मिनिस्टर, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये तीनों, और था जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कैग, स्टेट मिनिस्टर, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेचर। पहले ऊपर था कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट, तो उन दोनों को कनेक्ट कर लीजिएगा। कैग को स्टेट मिनिस्टर और जो सेंटर के यूनियन के मिनिस्टर हैं उन दोनों को एक साथ कर लीजिएगा। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जजेस ऑफ कोर्ट, हाई कोर्ट को एक साथ कर लीजिएगा। ऐसे करके आप नोट बना लीजिए, थोड़ी सी चीजें आसान हो जाएंगी। फोर्थ शेड्यूल में आप ऐसा याद कर लीजिए, सीट्स राज्यसभा टू द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ऐसे बस सीट्स याद कर लीजिए आप, यहाँ से चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी। इतना ही, इसको आसान तरीके से ही पूछता है, बस ये फोर्थ और सीट आप याद रखिए, आपका काम बन जाएगा। फिफ्थ में याद कर लीजिए आप शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये शेड्यूल्ड वाला पार्ट ये याद कर लीजिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, है ना। ऐसे आपका ये चीज़ें हो जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता है ये। अगर ये याद है आपको कि शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में है फिफ्थ शेड्यूल में, तो आप कर ले जाएंगे क्वेश्चन। तो इन दोनों को याद रखिए। लेकिन सिक्स शेड्यूल से इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसमें ऐसे है 2020 या 21 में पीसीएस में पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा नहीं है सिक्स शेड्यूल में। तो देखिए इसको याद कर लीजिए, ATM ऐसे याद कर लें इसको, या AMTM करके याद कर लें। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम, जैसे भी आपको समझ में आता है वैसे याद कर लें। सेवेंथ शेड्यूल में जग जाहिर है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, बस इतना याद रखिए आप, ये कनेक्ट कर ले जाएंगे। आगे लिस्ट देखते हैं कि पूरे लिस्ट में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना, बैंकिंग, जेल, पुलिस, वो आगे देखेंगे हम लोग, उसकी लिस्ट आगे बनाएंगे, है ना। एक शेड्यूल में लैंग्वेज, सिर्फ इतना याद कर लें आप। एट्थ शेड्यूल में आप क्या याद करें, कैसे इसको क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे क्या करके। एट्थ शेड्यूल बस लैंग्वेज याद करें, इतना। और ये सारे लैंग्वेज होंगे जब भी बहुत ज़्यादा कि कौन कौन सी लैंग्वेज है, इतना आप याद नहीं रख सकते अभी आप, है ना। अभी आप बस इतना याद रखिएगा कि एट्थ शेड्यूल में जो लास्ट में जो 4 जोड़ी गई हैं उनको बोगड़ी वगैरह
वो देख लीजिएगा आप जो है। ये बाकी 8 शेड्यूल और लैंग्वेज, ये दोनों, बस ये 2 वर्ड कनेक्ट रखिए, 8 लैंग्वेज, 8 लैंग्वेजेस, है ना। चलिए ये रहा, है ना। ये जो 71st अमेंडमेंट एक्ट में, 71st अमेंडमेंट एक्ट में ये जो चीज़ें जोड़ी गई और 92nd अमेंडमेंट एक्ट में उड़िया जोड़ा गया, है ना। ये 96 अमेंडमेंट में, ये बस लास्ट के 3-4 याद रख लीजिए। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जोड़े गए 71st अमेंडमेंट एक्ट में, सॉरी 92nd अमेंडमेंट एक्ट में ये चारों जोड़े गए, है ना। कौन कौन से? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली were added in 92nd Amendment Act 2003 and Oriya was renamed as Odia. Oriya was renamed as Odia by the 96th Amendment Act 2011. ये बस ऐसे याद रख लीजिए, ये सब बाद में जोड़े गए और ये नाम चेंज किया गया, बस बाकी ऊपर का आप लोड मत लीजिए, है ना। 9th शेड्यूल, इसमें क्या याद रखिए? बस 2 वर्ड याद रखिए, एक ही वर्ड याद रखिए, लैंड। 9th में भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, बस, एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। तो लैंड रिफॉर्म याद रखिए, बाकी चीज़ें कनेक्ट हुई। तो 9th में लैंड रिफॉर्म लिख के बाकी छोड़ दीजिए, है ना, देखा जाएगा क्या करना है उसका, उतना आप रट नहीं पाएंगे। 10th में इसको मैंने हिंदी में ऐसे याद कर लिया था करके, इसको हिंदी में ही पढ़ लिया था, द से 10, द से द बदल, दल बदल, द से 10। 10th में क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ है, तो इसको ऐसे याद कर लिया था, द से 10 और द से दल बदल, आप भी ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक। चलिए यहाँ 11th शेड्यूल में इसको, इन दोनों को अच्छे से पढ़िएगा, 11th और 12th शेड्यूल और पार्ट 11 और पार्ट 12, भाग 11 भाग 12 शेड्यूल, अनुसूची 11 और अनुसूची 12, ये दोनों कंफ्यूज करते हैं, है ना। तो इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 11th में एक वर्ड याद रखिए बस, पंचायत, और आपका काम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 243G पंचायत, इतना याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। 12th शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटी याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। ये कब जोड़े गए ये याद रखिए, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 और ये 74th, ये बाद में जोड़ा गया। इसको याद रखेंगे तो ये याद आ जाएगा। 11th वाला याद कर लेंगे, 12th अपने आप याद आ जाएगा आपको, है ना। चलिए आगे, सोर्सेस, इनको पढ़ के समय गंवाने कोई बहुत मतलब नहीं है, आप इनको देख लीजिएगा। जिन पे मैंने हाइलाइटर यूज़ किया हुआ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिन पे नहीं यूज़ किया वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, है ना। ये देखिए सारी चीज़ें आप बुक में इनको हाईलाइट कर लीजिए, ये मैंने आपको दिखा दिया। जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं इनको हाईलाइट करके कई बार पढ़ लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन आ चुके हैं इन सब से, है ना। और जो नहीं आए हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, उन्हें भी नहीं छोड़ना। चलिए ये देखिए, प्रियम्बल हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वर्ड बाय वर्ड वो कल करेंगे, लेकिन अभी आप देख लीजिए कि क्या है प्रियम्बल। बेसिकली यहाँ से खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, यहाँ से खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। पहले कि हु कॉल्ड प्रियम्बल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो दैट इज पालकीवाला, N.A. पालकीवाला। इट वॉज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये कौन लाया था? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। अमेंडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
कि इसमें वर्ड कौन कौन से याद जोड़े गए, प्रेम्बल में कौन कौन से वर्ड 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जोड़े गए, तो वो 3 हैं, ये तीनों हैं। SSI, SI सर इंस्पेक्टर होता है ना, SI ऐसे याद करें तो S2, SS सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी। इसको कई बार रटिए क्योंकि क्रम भी है, जब आगे लगाने को आएगा तो ये सोशलिस्ट और सेक्युलर बाद में आएंगे। वो आता है ऑर्डर में करने के लिए 5 वर्ड, तो मैंने कोड बना रखा है SSDR। SSC का एग्जाम होता है ना, तो ऐसे SSD कर दीजिए और उसमें R जोड़ लीजिए, है ना। ऐसे जुगाड़ लगा के एग्जाम क्वालिफाई करना है, बहुत जुगाड़ लगाना पड़ता है ना। इनको अच्छे से रटिए, नहीं तो फिर ये कंफ्यूज। सोशलिस्ट सेक्युलर बाद में आए, सोशलिस्ट सेक्युलर बाद में आए, तो जब पूछेगा कि ये सारे वर्ड की सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, है ना, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, है ना। देखिए आगे दिखाता हूँ, देखिए SSDR, देखिए मैंने ऐसे करके याद किया हुआ है इसको। सोवेरेन बताया ना, ये दोनों 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जोड़े गए, ये दोनों सोशलिस्ट और सेक्युलर, और इंटीग्रिटी वर्ड भी बाद में जोड़ा गया, पीछे जाके देख लीजिएगा, शायद मैंने बताना भूल गया मैं, लेकिन अभी बता रहा हूँ, पीछे आप देख लीजिएगा जाकर के। इंटीग्रिटी वर्ड, ये जो वर्ड है ये बाद में जोड़ा गया, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो कौन कौन से, तो जब क्रम आएगा लगाने के, सोशलिस्ट सेक्युलर 2 S बाद में आए थे, तो यहाँ पे भी 2 S बाद ही में आएंगे वो वाले, सोशलिस्ट और सेक्युलर। सबसे पहले आएगा सोवेरेन, तो ये कोड आता है, ये आता हमेशा, कई बार पूछ चुका एग्जाम में, ऑर्डर में लगाने के लिए, इसको ऑर्डर में लगाने के लिए, कई बार क्रम में लगाने के लिए पूछ चुका है। सोवेरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, SSDR, ये आप याद रखिएगा, है ना। चलिए ये हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार, तो इसको छोड़िएगा नहीं, नेगलेक्ट मत कीजिएगा प्लीज। चलिए मेरी मेहनत पे पानी मत फेरिएगा। रटने वाली चीज़ों के लिए भी, चीज़ें आपके लिए थोड़ी आसान कर दूंगा, रटने वाली भी मैंने बहुत मेहनत कर करके ये चीज़ें की हुई हैं, है ना। चलिए अभी इनका भी क्रम है कि क्या क्या है इसमें, है ना, क्या क्या चीज़ें हैं प्रीएम्बल में। तो किस किस चीज़ की डिमांड की गई, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। तब ऐसे कर लें, लिखें लीफ, LEAF, यहाँ लगाएं ऐसे J, है ना, यहाँ लगा लें ऐसे J, और यहाँ से J लगाने के बाद A को काट दें। इतना थोड़ा सा रीजनिंग टाइप में कर लीजिएगा कि लिखिए लीफ, LEAF, यहाँ J लगाइए, यहाँ A को काट दीजिए, बस हो जाएगा। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। लीफ लिखिएगा, आगे J लगाइएगा, A को काट दीजिए। J का प्रोनाउंसिएशन, जब J को आप जब प्रोनाउंस करेंगे, प्रोनाउंसिएट करेंगे आप J को, तो वो A जैसा थोड़ा थोड़ा, तो JA को काट देना है, तो जलीफ हो जाएगा ये, है ना। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। अब ये हो गया चारों, इसको भी कई बार आप रटेंगे तो ये याद हो जाएगा। चलिए अब आगे, वो बता दिया आपको, अब आगे ये देखिए। अब यहाँ पे लोग बोलते हैं ना, जस्टिस साहब, जज साहब, जज साहब, जज साहब, है ना। तो ऐसे आप याद कर लीजिए, वो साहब बोलते हैं, आप सेप याद कीजिए, जस्टिस सेप, जस्टिस सेप, ऐसे याद करिए, कोई सेप कोई नाम हो, जैसे जस्टिस सेप, जस्टिस सेप, SEP, ऐसे तीनों को एक साथ लगा के याद कीजिए, SEP तीनों निकाल लीजिए, जस्टिस सेप, जस्टिस सेप, जस्टिस, जस्टिस सेप, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस। ऐसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे परेशान करेगा आपको, यहाँ से लिख देगा जस्टिस, 3 तरह की जस्टिस मिली है हमको, तो ऐसे लिख देगा कि वर्शिप की जस्टिस, यहाँ पे वर्शिप वर्ड डाल देगा इकोनॉमिक की जगह, है ना। और यहाँ पे इसकी जगह इसको डाल देगा कि इकोनॉमिक लिबर्टी मिली है, और आपको परेशान कर देगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ई याद रखिएगा, तो ये भी याद रखिएगा, ये इकोनॉमिक है ना, कि एक्सप्रेशन वाला है ना। जस्टिस के साथ ये कंफ्यूज करता है कि इधर का ये वाला वर्ड देगा क्वेश्चन में, और इधर वाला
इधर वाला वर्ड देगा क्वेश्चन में, इधर वाला आंसर में दे देगा, ऐसे देता है, देगा नहीं क्या, देता है ऐसे। जस्टिस, तो ये 3 तरह की मिली है, इनको उलट पलट करके इसमें का उसमें, उसमें का इसमें करके कंफ्यूज करता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जस्टिस से लिबर्टी, लिबर्टी, यहाँ टी है, या टी से कनेक्ट कर लीजिए, टी, टी से टी, ये याद कर, इसका एक एक वर्ड निकाल के ऐसे याद कर लीजिए। टीबी पढ़ते ना, टीबी, टीबी बोलते हैं ना, टीबी, 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 ट्यूबरकुलोसिस या टीबी को लोग टीबी पहले लोग बोलते थे, अभी भी लोग बोलते हैं टीबी, टीबी चालू कर दो, है ना। चलिए, तो यहाँ पे लिबर्टी, टीबी, तब टीईबी ऐसे आते हैं, टीबी, टीईबी, एफडब्ल्यू, टीईबी, एफडब्ल्यू, टीबी, एफडब्ल्यू, टीबी, एफडब्ल्यू, ऐसे करके आप बार बार पढ़ेंगे तो वो जुबान पे एक बार चढ़ जाएगा, जब एक बार आपके टंग पे एक बार आ जाएगा तो वो आने लगेगा। टीईबी, एफडब्ल्यू, लिबर्टी, टीईबी, एफडब्ल्यू, लिबर्टी, टीईबी, एफडब्ल्यू, ठीक। ये दोनों में ज्यादा कंफ्यूज करता है, इसमें और इसमें। ये वाला ई उठा करके इसमें डाल देता है, तो इससे आप थोड़ा सा गौर से पढ़िए। ये वाला ई इसी में रखिए, एक्सप्रेशन नहीं है, ये इकोनॉमिक है। बाकी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। फिर से सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड बाद में जोड़ेगा, है ना। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि, जिनको पहले लग रहा होगा, कुछ होते हैं खुराफाती दिमाग वाले बच्चे, लग रहा होगा पहले सब छोड़ छोड़ के पढ़ा रहे हैं, सब छोड़ छोड़ के पढ़ा रहे हैं, ये तो भगा रहे हैं एकदम से बस सिलेबस को, जल्दी से पॉलिटी, ऐसे तो मैं भी कंप्लीट कर दूंगा 2 दिन में, है ना। तो उन्हीं को अब ये भी वही बच्चे अब ये भी देखें, अब यहाँ पे जो निगेटिव थॉट वाले हो वहां पे भी निगेटिव होंगे, और यहाँ पे ये तो एक एक वर्ड पढ़ा रहे हैं, ये तो एक एक वर्ड पढ़ा रहे हैं, तो यही तो ब्यूटी है ना। मेहनत करने के बाद यही पाएंगे आप कि क्या छोड़ना है और कहाँ ज्यादा फोकस करना है। चलिए, नहीं तो बाकी जो अनुभवहीन होंगे वो उतनी ही तेजी से उसको भी पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ के आएंगे, वहां पे अपना 1 घंटा बचा के यहाँ पे 1 घंटा लगाएंगे, और वो वहां पे 1 घंटा लगाएंगे, या 1 ही मिनट में पढ़ के इसको निकल जाएंगे, और यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे फोकस करना है, राइट। यहाँ पे देखा था ना आपने, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी वर्ड, ये हो गया, है ना। अब आज की क्लास यहीं तक। अब ये जो वर्ड्स हैं सारे, ये जो वर्ड्स हैं सारे, एक बार आप इनको होमवर्क के तौर पे एक बार देखिएगा कि इसमें क्या क्या है। सोवरेन मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट मतलब क्या होता है ना। सारी चीज़ों को एक बार आगे डिटेल में दिया हुआ है बुक में, आप उसको देखिएगा। बाकी मैं कल आऊँगा तो थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, थैंक यू।